रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी ने की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात। पीएम ने कहा, नाटो से विवाद है तो बातचीत ही हल। रूस पुतिन युद्ध के बीच एमईए का बयान। कहा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को पोलैंड के रास्ते से निकालेगी भारत सरकार। यूक्रेन को खुद लड़नी होगी लड़ाई, बाइडेन ने कहा। यूक्रेन पर बोले अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। और युद्ध के बीच बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहा, रूसी हमले में हुई 137 नागरिकों की मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर देश का पहला ई कचरा इको पार्क बनने जा रहा है। इसके माध्यम से दिल्ली सरकार ई कचरे निपटान कर ई वेस्ट निपटारे में देश का नेतृत्व करेगी। 20 करोड़ में फैले ई कचरा प्रबंधन इको पार्क अत्याधुनिक अवसंरचना से लैस होगा। साथ ही यहां अनौपचारिक क्षेत्र के संचालकों को औपचारिक पुनर्चक्रण के लिए प्रशिक्षण मिलेगा। इस संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने बैठक की और इसे मंजूरी दी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि पार्क में वैज्ञानिक और एकीकृत तरीके से एक परिसर के अंदर ही कचरे को ध्वस्त करने के साथ नवीकरण किया जाएगा। साथ ही ई कचरे को लाने के लिए 12 जोन में संग्रह केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। सिसोदिया ने कहा कि जैसे जैसे तकनीक का उपयोग दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है, ये कचरा भी तेजी से फैल रहा है। इसका वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा, जिससे पर्यावरण भी प्रभावित होता है। साथ ही अनौपचारिक तरीके से ई कचरा प्रबंधन होने से कई दुर्घटनाओं के होने का भी खतरा होता है। वर्तमान में दिल्ली में हर साल लगभग 2 लाख टन ई कचरा निकलता है। इसे अधिकतर अनौपचारिक रूप से पुनर्चक्रित किया जाता है। चलिए, तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से ई जो कचरा है उसके निपटान के लिए अब दिल्ली सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ई कचरे को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार इसके बारे में विचार करती हुई नजर आ रही थी, और कल जिस तरीके से बैठक की गई और उसके अंदर खुद मनोज सिसोदिया की बात करें, उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा फैसला लिया है और कहीं ना कहीं ई पार्क बनाने के लिए जो बड़ी इस कोशिश की गई है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि जो पॉल्यूशन का लेवल है वो भी ई कचरे की वजह से कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं इसको लेकर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परेशानियां जो दिल्ली सरकार की थी वो अब दूर होने की कोशिश की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ई कचरा और जो हर साल कल लगभग कह सकते हैं 2 लाख मैट्रिक टन के करीब कचरा निकलता है, उससे कहीं ना कहीं रिसाइकिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो इस कचरे से कहीं ना कहीं पार्क ऐसे बनाए जाएंगे जिसके अंदर कहीं ना कहीं इस कचरे के जो सामान को कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं जो सामान वेस्टेज पड़ा, यानी कि जो कचरे के अंदर सामान है, चाहे वो लोहा हो या फिर और तरीके की सामान हो, वो कहीं ना कहीं इन पार्कों के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और इस कचरे को भी खत्म किया जाएगा। जो कहीं ना कहीं 200 एकड़ की जमीन पर कहीं ना कहीं कचरा फैला हुआ है, तो उसको भी कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि वो कचरा भी कम हो। और लगातार इस तरीके की कोशिश जो है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर होती हुई नजर आएगी, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो बड़ी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से ई पार्क बनाया जाएगा
वो कहीं ना कहीं पूरा देश के अंदर एक ऐसा पार्क होगा जिसके अंदर कचरे के सामान को ही इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं ना कहीं वो कचरा जो है वो कम किया जाएगा और जो हर साल कचरा निकलता है उससे कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है। वो कचरा खत्म करने की अब दिल्ली सरकार कोशिश करती हुई नजर आ रही है। जी 20 एकड़ में फैला होगा ये ई कचरा पार्क और अलग अलग तरीके की सुविधाओं से लैस होगा। कौन सी वो सुविधाएं होगी और किस तरीके से ये काम करेगा ये पूरा पार्क, ये भी बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें 20 एकड़ के अंदर जो कचरा फैला हुआ है, उसको खत्म करने के लिए लगातार कहीं न कहीं पिछली सरकारें भी कोशिश करती नज़र आ रही थी, मगर वो कचरा जो था वो खत्म नहीं हो पा रहा था और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से कोशिश कर रही है ई पार्क बनाने के लेकर और जो पहला ऐसा दिल्ली का एक ऐसा पार्क होगा, देश का एक ऐसा पार्क होगा जिसके अंदर ई कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा। मगर ये सही कहीं न कहीं हर तरीके से कोशिश ज़रूर की जा रही है, मगर अगर ये सक्सेस हो जाता है तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों के अंदर और राज्यों के अंदर भी इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी, ई कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो ई कचरा निकलता है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो आती है वो दिक्कतें भी अब खत्म होती हुई नजर आएंगी। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब कोशिश कर रही है, आने वाले दिनों के अंदर भी कहीं ना कहीं कोशिश और तेजी करती नजर आएगी और ज्यादा कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली सरकार की ये कोशिश जो है वो कारगर होगी और आने वाले दिनों के अंदर जनता को भी फायदा होगा, सरकारों को भी फायदा होगा। जी आगे दिल्ली में निकाय चुनाव भी नजदीक है राजीव, क्या उसी के मद्देनजर ये फैसला, क्योंकि कहा जा सकता है निकाय चुनाव जिस तरीके से एमसीडी पर एक बार फिर से जो केजरीवाल सरकार है अब वो कब्जा करने की कोशिश करेगी, तो क्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि निकाय चुनावों के मद्देनजर ये फैसला? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अब निगम चुनाव है और दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा निगम चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं काफी बड़ी उपलब्धि रखता है और कहीं ना कहीं छोटे इलेक्शन जरूर है, मगर दिल्ली के अंदर 272 सीट ऐसी होती है जिसके अंदर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिलता है और लगातार कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की जाती है कि एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी की जाए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें तो निगम के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस पार्क को बनाने की कोशिश की जा रही है। ई कचरा जो है वो जो निगमों के द्वारा कहीं ना कहीं इस जगह पर इकट्ठा किया जाता है उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं ई पार्क से कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की भी कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि निगम चुनाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कोशिश करती नहीं रही और दिल्ली सरकार जो दावा कर रही है कि निगम के अंदर भाजपा थी 15 साल तक और वो कहीं ना कहीं उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। जो कहीं ना कहीं जो 20 एकड़ में जमीन पड़ी हुई है उसको भी कहीं ना कहीं बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार जनता तक मैसेज देना चाहती है कि दिल्ली सरकार ही काम करती हुई नजर आ रही है और निगम के अंदर भी अगर वो आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़े काम करती हुई नजर आएगी। जी राजीव, ये जो ई कचरा इको पार्क है 20 एकड़ में बनने जा रहा है, किस तरीके से ये काम करेगा, ये पूरी परिस्थितियां क्या होगी इस पार्क में वो बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ई कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा, ई पार्क बनाया जाएगा, उससे कहीं ना कहीं काफी बड़ी कोशिश जरूर की जा रही है और जो 20 एकड़ में जमीन है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती हुई नजर आएगी और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर यही लगता है कि कहीं ना कहीं जनता को फायदा होगा। मगर जिस तरीके से ई कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो लगभग कसते हर साल 2 लाख एकड़ टन मैट्रिक टन की तरफ जो कचरा निकलता है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, तो उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी और यहाँ तक कि जो पर्यावरण भी दूषित होता है वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आएगा। लोगों को साफ हवा मिल पाएगी और कहीं ना कहीं जो इस कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जनता को ही फायदा होने वाला है। मगर निगम चुनाव है, कहीं ना कहीं इसके मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरीके की कोशिश करती हुई नजर आ रही है और भाजपा भी लगातार ये भी कह रही है, क्योंकि पहला भी एक पार्क बनाया गया था जो इसके अंदर भाजपा के द्वारा कोशिश की गई थी, जो पुराने लोहे है यानी कि जो एमसीडी के द्वारा जो पड़ा होता है, जो बेकार है, वेस्टेज है, उसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया था। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अब कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो लगता है कहीं ना कहीं चुनावों के मद्देनजर रखते ही कहीं ना कहीं जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। जी राजीव, देश का पहला इको कचरा पार्क ये होगा, इको पार्क जो बनने जा रहा है पूरे देश में ये पहला पार्क होगा, यानी कि अगर ये स्थापित होता है और पूरे तरीके से काम करना शुरू करता है तो ये देश के लिए काफी बड़ी उपलब्धि भी होगी।
देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ये एक देश का एक पहला पार्क होगा जो इतनी बड़ी जगह के अंदर बनाया जाएगा और जिसके अंदर ई कचरे का इस्तेमाल किया जाएगा और ई कचरे के द्वारा कहीं न कहीं ई पार्क बनाने की कोशिश जो की जा रही है, वो कहीं न कहीं देश का ज़रूर पार्क ऐसा हो सकता है और ये सफल भी हो जाता है तो कहीं न कहीं और भी ऐसे पार्क बनाए जा सकते हैं और कहीं न कहीं जो कचरा है, उसको भी कहीं न कहीं रिसाइकिल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार की इस योजना को कारगर ज़रूर माना जा सकता है, मगर ये कारगर कब तक हो पाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। ये पार्क कब तक बनेगा, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार जो कह रही है कि अब निगम के अंदर भ्रष्टाचार है, वो दूर किया जाएगा और आम आदमी पार्टी आएगी तो कहीं न कहीं लोगों के लिए बड़े फायदे करेगी और बड़े-बड़े कहीं न कहीं जो वादे किए जा रहे हैं, वो भी ज़रूर देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव अब खत्म होते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर जो सियासत है, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इस पार्क से या फिर इस पार्क के बनने से कितना जनता को फायदा हो पाता है। जी। इस पार्क के बनने से फायदा तो जनता होगा क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में अलग अलग जगह कचरे जो इकट्ठे होते रहते हैं, कचरों का जो ढेर है वो कहीं ना कहीं अब अगर ये पार्क बनेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी इसमें किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया बीजेपी के सामने आई? क्योंकि विपक्ष के तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आएगी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की बात करें और जिस तरीके से कल मनोज सिसोदिया ने जिस तरीके से ई पार्क का बात की और कहीं न कहीं उसके लेकर कहीं न कहीं भाजपा की तरफ से भी अभी कोई बड़ा बयान नहीं आया, मगर आदेश गुप्ता लगातार कहीं न कहीं कैसे कचरे को खत्म करने के लिए बार-बार कोशिश करते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो कर्मचारी है उनको जो सैलरी नहीं मिल पा रही तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं आरोप लगाए जा रहे थे। मगर जिस तरीके से अब कोशिश की जा रही है, वो सिर्फ चुनावों के मद्देनजर ही की जा रही है क्योंकि उससे पहले क्यों नहीं किया गया और यहाँ पर अब 5 साल पूरे होने वाले हैं निगम के और 5 साल के कार्यकाल के अंदर भाजपा ने कितनी कोशिशें की हैं वो सबको पता है, जनता को भी पता है और यहाँ तक कि जो अब आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है वो भी पता है। मगर आने वाले दिनों के अंदर क्या होगा, जनता किसको वोट देगी और किस रुझान पर देगी और किसकी सुविधाएं जनता को पसंद आती है, ये जरूर देखना होगा। मगर जो कोशिश की जा रही है वो जरूर कहीं ना कहीं सफल मानी जा सकती है, मगर अभी तक इस पार्क को बनने में काफी टाइम लगेगा और जनता कब तक इस पार्क को बना हुआ देख पाएगी और कहीं ना कहीं जो भाजपा की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है, वो भी लगातार जारी है। मगर देखना होगा क्या भाजपा अब 15 साल जो निगम के अंदर रही थी वो आने वाले दिनों के अंदर जनता को लुभाने के लिए कितने बड़े बड़े वादे करती है। कर्मचारियों के लिए जरूर कहा गया है कि उनको स्थायी किया जाएगा, मगर अब आने वाले दिनों के अंदर क्या राजनीति किस चरम पर जाएगी और जनता को लुभाने के लिए कितने बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, ये जरूर देखना होगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। भाजपा का संकल्प है कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। कभी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में पूरे तरीके से बीजेपी का कब्जा फिलहाल है। लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा की 5 में से 4 अमेठी की सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। अमेठी में अपने खोए हुए सियासी जुनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस बेताब है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कैंप कर सियासी माहौल को बदलने की कवायद भी शुरू कर दी है। तो राहुल गांधी भी शुक्रवार को यानी आज चुनावी प्रचार करने मैदान में उतर रहे हैं। राहुल प्रियंका एक साथ रैली कर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए उम्मीदों का दिया जलाने का प्रयास करेंगे। अमेठी जिले की 4 और एक रायबरेली जिले की सलोन सीट जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के तहत ही आती है, इन 5 सीटों पर 5वें चरण में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। ऐसे में प्रियंका गांधी अमेठी में कैंप करके चुनावी हार देने में जुटी है। तो अब प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी भी मैदान में उतरेंगे। राहुल और प्रियंका शुक्रवार को एक साथ जगदीशपुर विधानसभा सीट पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बार यूपी चुनाव में अभी तक कोई भी रैली नहीं की है और न ही कोई संबोधन दिया है, जबकि उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में 30 रैलियां की है। उत्तर प्रदेश में राहुल ने न ही रोड शो किया और न ही एक रैली को संबोधित किया। ऐसे में राहुल गांधी की पहली रैली अमेठी में होने जा रही है, जहां से वो पहले सांसद हुआ करते थे। 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा अमेठी दौरा है। इससे पहले वो 28 साल के बाद दिसंबर 2021 में जगदीशपुर में ही कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में शामिल हुए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमर प्रताप सिंह रायबरेली से संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। अमर, फिलहाल जिस तरीके से रायबरेली में कांग्रेस का कब्जा कहा जाता है, कांग्रेस का गढ़ रायबरेली को कहा जाता है, और एक जो सीट है रायबरेली की सलोन सीट, इसमें 5वें चरण में चुनाव होने हैं। हालांकि 4 चरण में, चौथे चरण में बाकी सीटों पर हो चुके हैं। अब ये जो एक सीट है, क्या कांग्रेस इसको निकालने के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी अब जिस तरीके से आ रहे हैं चुनावी मैदान में? जी, आपको बता दें कि रायबरेली अमेठी गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के चुनाव हारने के बाद अमेठी से कहीं ना कहीं उनका जो गढ़ है वो ढहने लगा है और उसी को बचाने की कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। यहां से सोनिया गांधी सांसद हैं, तो कहीं ना कहीं रायबरेली की जो सलोन विधानसभा सीट है उसमें 5वें चरण में 27 तारीख को मतदान होना है। तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का यही प्रयास है कि रायबरेली और अमेठी को बचाया जाए किसी न किसी तरह। इसलिए लगातार रायबरेली, इससे पहले भी प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, वो अभी 2 दिवसीय दौरे पर अपने चुनावी प्रचार में थी और रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी और रायबरेली की 5 विधानसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान हो चुका है और रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट पर 27 तारीख को मतदान होना है। वो अपने प्रत्याशी अर्जुन पासी के पक्ष में यहां जनसभा करेंगे और माहौल बनाने का प्रयास करेंगी। ठीक है। अब चुनावी मैदान में राहुल गांधी खुद उतर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव शुरू हुए हैं या फिर चुनावी प्रचार शुरू हुए, राहुल गांधी एक बार भी नहीं आए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में, और अब गढ़ बचाने के लिए वो अमेठी में आ रहे हैं और सलोन में भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों में किस तरीके का उत्साह? जी, आपको बता दें क्योंकि राहुल गांधी यहां से सांसद रहे हैं तो कहीं ना कहीं और अमेठी के विषय में सही से जानते हैं, क्योंकि जो रायबरेली का सलोन विधानसभा सीट है वो अमेठी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। इसीलिए कहीं ना कहीं रायबरेली और अमेठी को लगातार मजबूत करने के लिए प्रयासरत रही है गांधी परिवार, जिसके यही कारण है कि राहुल गांधी चुनावी जनसभा करने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार राहुल गांधी अभी तक सक्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अमेठी क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र रहा है
तो जिसको लेकर के वो जनसभा संबोधित करेंगे। और यहाँ जो कार्यकर्ता है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और लगातार कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो दौरे को लेकर के लगातार तैयारियां भी कर रहे हैं और जनसभा में भीड़ जुटाने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। किस तरीके की तैयारियां फिलहाल जारी है अमर प्रताप, और तैयारियों के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कब तक पहुंचेंगे? जी आपको बता दें, रायबरेली की सलोन विधानसभा में दोपहर 3 बजे कार्यक्रम है और महिंद्रा कोल्ड स्टोरेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सलोन विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं अर्जुन पासी और वहां के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के पूरी ताकत झोंक दी है। और क्योंकि यहाँ पे उनको ये मैसेज देना है कि रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ है, यहाँ अभी भी गांधी परिवार का वर्चस्व है, इसीलिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं कार्यकर्ता। जी मुस्कान। ठीक है अमर, जिस तरीके से चौथे चरण के चुनाव हुए रायबरेली की बाकी की 5 सीटों पर, एक सीट में 5वें चरण में चुनाव है, वो जो चौथे चरण में चुनाव हुए 5 सीटों पर, उसमें आपने खुद वहां से कवर किया, किस तरीके की स्थितियां आपने देखी वहां पर, आम जनता के मुद्दे और किसके पास इस समय आम जनता जा रही है? जी आपको बता दें, क्योंकि रायबरेली में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि रायबरेली में चौथे चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी थी। क्योंकि रायबरेली से अगर समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की बात करें तो ऊंचाहार से प्रत्याशी थे, उनकी भी साख दांव पर लगी, क्योंकि उनके सामने बीजेपी के प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य इस बार कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे थे। तो रायबरेली की सबसे अहम सीट सदर है, जहां से पूर्व बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह इस बार भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थी। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी उन्हें कड़ी टक्कर देते नजर आए। तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जो पूरा चुनावी समीकरण था इस बार काफी दिलचस्प है। और रायबरेली में कुछ सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा था और कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की टक्कर देखी जा रही है। फिलहाल सलोन सीट के क्या कुछ समीकरण है अमर, वो भी बताएं। जी सलोन सीट पर कांग्रेस पार्टी ने अर्जुन पासी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय दल बहादुर कोरी के बेटे अशोक कोरी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी ने यहां से जगदीश प्रसाद को अपना कैंडिडेट बनाया है। तो कहीं ना कहीं रायबरेली की सलोन विधानसभा सीट, क्योंकि यहां से दल बहादुर कोरी के बेटे जो अशोक कोरी चुनाव लड़ रहे हैं, दल बहादुर कोरी यहां से विधायक रहे हैं, विधायक रहते ही उनका निधन हो गया था। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अशोक कोरी, वो भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगदीश प्रसाद, वो यहाँ के लिए नए प्रत्याशी हैं, नए कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी के प्रत्याशी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती तो जरूर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये यहां से भारतीय जनता पार्टी से दल बहादुर कोरी विधायक रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जनता की सहानुभूति भी उनके साथ नजर आ रही है। ठीक है अमर, जनता की सहानुभूति तो उनके साथ है, इसी के साथ ये भी बताएं कि राहुल प्रियंका आ रहे हैं सलोन में, कब तक वो पहुंचेंगे और जनता में जो उत्साह है, जनता इस बार किस तरीके से अपने मुद्दों को लेकर कांग्रेस के पास जा रही है या बीजेपी के पास, मुद्दे क्या है जनता के? जी रायबरेली की सलोन विधानसभा में महिंद्रा कोल्ड स्टोरेज मैदान में 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां पहुंचने का कार्यक्रम है, लगातार जो उनके कार्यकर्ता हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। अगर जनता की बात करें तो क्योंकि जनता भी इस बार विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे पर ज्यादा वोट करने की बात कर रही है। क्योंकि हम भी लगातार अभी चौथे चरण का पूरा मतदान जो है वो कवर किया है, वहां हमने लोगों से बात की है, मतदाताओं से बात किया है। तो जो उनके मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उसी को लेकर के जनता भी इस बार वोट करती नजर आ रही है। ठीक है अमर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रायबरेली जो और अमेठी जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, वहां पर इस बार सेंध लगाने के लिए खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक भी रैली को संबोधित नहीं किया है और ना ही रोड शो किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री हो चली है। राहुल गांधी आज रायबरेली की सलोन सीट और अमेठी के दौरे पर हैं। अमेठी से वो पहले सांसद रह चुके हैं और उसके बाद अब वो यहाँ पर अपनी सीट बचाने के लिए, कांग्रेस का गढ़ बचाने के लिए एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। अब देखना होगा राहुल और प्रियंका भाई बहन की ये जोड़ी क्या अपना गढ़ बचा पाती है या नहीं, क्योंकि जनता इस बार रोजगार और महंगाई के मुद्दों को लेकर वोट कर रही है। जिस तरीके से हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं,
जनता सिर्फ और सिर्फ रोजगार और महंगाई के मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है और साइलेंट वोटर्स बहुत ज्यादा इस बार है। वो वोट दे रहे हैं लेकिन किसी को भी नहीं बता रही कि आखिर किस पार्टी के साथ वो जाना चाह रहे हैं। तो लगातार अमेठी और रायबरेली में अपना गढ़ बचाने की कवायद जो है वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस लगातार रायबरेली और अमेठी में काबिज रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो उसे कांग्रेस का गढ़ जो है उसके गढ़ का किला ढहने का वाला चुनाव माना जा सकता है। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। भाजपा का संकल्प है गरीब को उपलब्ध कराएंगे न्यूनतम मूल्य पर मां अन्नपूर्णा कैंटीन में भोजन। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने एडिशनल सेशन जज एसके सिंगला की कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है। कोर्ट ने मजीठिया को 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया और उसके बाद विक्रम मजीठिया द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर अभी बहस होनी बाकी है। इस पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को 23 फरवरी तक राहत देते हुए उसके बाद समर्पण करने के आदेश दिए थे। दरअसल मजीठिया अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इस सीट पर उनका मुकाबला पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से है। मजीठिया वीरवार को कोर्ट में अपने वकीलों के साथ पहुंचे और उसके बाद डेराबस्सी के विधायक एनके शर्मा, मोहाली से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी परमिंदर सोहाना सहित सैकड़ों अकाली समर्थक भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अदालत में आत्मसमर्पण किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से विक्रम सिंह मजीठिया ने आत्मसमर्पण किया है उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ अभी तक की अपडेट? कि आखिरी तारीख थी अगर उसे समर्पण 23 तारीख तक हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत दी गई थी कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा ड्रग मामले में, जिसके बाद इसी तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था कि इलेक्शंस को देखते हुए ये कार्रवाई की जा रही है और इस फैक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया था। उन्होंने पाया था कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये कार्रवाई लग रही है, जिसके चलते उनको 23 फरवरी तक राहत दी गई थी, यानी कि वोटिंग तक उनको राहत दी गई थी, जिसके अंदर कहा गया था कि 23 फरवरी के बाद उन्हें अपनी लोकल कोर्ट में सरेंडर करना होगा। उसी चलते 24 तारीख को विक्रम सिंह मजीठिया का लग रहा है कि मोहाली कोर्ट पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद काफी देर तक उनकी क्या है कि
उनकी टीम की तरफ से, जो उनके लॉयर्स थे उनकी तरफ से उनके पक्ष रखा गया, विपक्ष की तरफ से भी हम कह सकते हैं कि अपने अपने पॉइंट्स रखे गए, जिसके काफी डिस्कशंस के बाद 8 मार्च तक विक्रम सिंह मजीठिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। एसआईटी की तरफ से एज सच किसी भी तरह की रिमांड नहीं मांगी गई थी। जी हाँ, एसआईटी से जब पूछा गया क्या उन्हें पुलिस रिमांड की जरूरत है, तो उन्होंने तौर पे क्लियर कर दिया कि उन्हें एज सच रिमांड की जरूरत नहीं, यहाँ कुछ सवाल पूछने थे तो जज ने उन्हें वहीं पर ही, अगर हम कहें कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर ही 1.5 घंटा, अगर हम कहें कि नियर अबाउट 1.5 घंटा दिया गया था विक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ करने के लिए। उस 1.5 घंटे में जो भी सवाल जवाब की जरूरत थी वो सवाल जवाब वहीं पर हो गए थे, जिसके बाद अगर हम कहें कि 8 मार्च तक पटियाला जेल में भी उन्हें सेंड किया गया। जी कल उन्हें पटियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया और आज अगर हम कहें 11 बजे उनकी बेल की सुनवाई होनी है। अब ये देखना होगा कि क्या उनको बेल मिलती है या नहीं, क्योंकि ऑल ओवर अगर उनको कंसिडर करते रहे तो उन्हें कई बार राहत मिली भी और कई बार झटके भी मिले कोर्ट से। तो अब ये देखना होगा कि आज की सुनवाई में क्या फैसला मिलता है, क्या उनको मोहाली कोर्ट से राहत मिलती है या फिर नहीं। ये देखना अहम होगा कि उन्हें राहत मिलती है या नहीं। पूछताछ जिस तरीके से आपने बताया 1.5 घंटे हुई है अमित, इस पूछताछ में क्या कोई अहम खुलासे हुए, कोई बात निकलकर सामने आई? जी नहीं, देखिए अगर हम बात करें कि पूछताछ कॉम्प्लेक्स के अंदर हुई थी, वहां पे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर हम कहें कि एसआईटी की टीम और सिर्फ विक्रम सिंह मजीठिया एक कमरे में, अगर हम कहें बेसिकली जो मोहाली कोर्ट के अंदर है, वहां पर एक सिंपल डिस्कशन या सवाल जवाब किए गए। ऐसे कोई जानकारी नहीं सामने आ पाई है कि क्या सवाल जवाब हुए, पर जो भी सवाल जवाब हुए उससे शायद एसआईटी की टीम काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रही है, क्योंकि उनकी तरफ से पुलिस रिमांड की डिमांड नहीं की गई। देखिए आमतौर पर एसआईटी चाहती है कि जितना भी हो सके किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो तो उनके ज्यादा से ज्यादा पुलिस रिमांड मिले, पर सीधे तौर पे एसआईटी की तरफ से जब कोर्ट ने पूछा कि क्या आपको कोई रिमांड की जरूरत है, उन्होंने सीधे तौर पे बोल दिया कि हमारी पूछताछ पूरी हो चुकी है और हमें एज सच रिमांड की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हम क्लियर कर सकते हैं कि जो सवाल जवाब हुए थे 1.5 घंटे के अंदर वो काफी हद तक सेटिस्फाइड है उससे, और शायद इसलिए उन्होंने आगे डिमांड नहीं की। पर 8 मार्च तक सीधे तौर पर क्या है कि विक्रम सिंह मजीठिया को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और उनको भी कल रात को पटियाला जेल शिफ्ट किया गया था। तभी देखना होगा कि आज उनको राहत मिलती है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है विक्रम सिंह मजीठिया के लिए। ठीक है अमित, देखिए जिस तरीके से 8 मार्च तक को उनको हिरासत में रखा गया है, अभी आज सुनवाई होनी है मोहाली कोर्ट में, अब देखना होगा वहां से उनको राहत मिलती है या नहीं। लेकिन अगर 8 मार्च तक वो रहते हैं तो देखिए चुनावी नतीजे भी नजदीक है, 10 मार्च को चुनावी नतीजे आने हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ सकता है? जी देखिए अगर हम बात करें असर पड़ सकता है, अब अगर हम कहें पॉलिटिकल एंगल से कंसीडर करें तो नहीं, तो देखिए वोटिंग हो चुकी है। अगर हम कहें कि कैंपेन का दौर, वोटिंग का दौर ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे अगर हम कहें पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस या फिर हम कहें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो अब दर्ज नहीं हो सकता। तो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कार्रवाई का प्रोसेस पूरा हो चुका है, लोगों ने अपने मत डाल चुके हैं, लोग अपना डिसीजन मेक कर चुके हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि 10 मार्च तक एक कूल डाउन पीरियड रहने वाला है पंजाब में, तो ऐसे पॉलिटिकली कोई भी इन्फ्लुएंस इसका नजर नहीं आएगा। पर सवाल ये होता है कि क्या विक्रम मजीठिया को जेल से राहत मिलती है नहीं, ये एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो इट कॉज उनकी इमेज को बहुत ज्यादा हिट पड़ेगा और उसका दोनों नेगेटिव प्रभाव जाता हुआ नजर पड़ सकता है, क्योंकि अकाली दल के एक बहुत सीनियर नेता है। अगर हम कहें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वो ज्यादातर काफी हद तक आगे रहे, अगर हम कहें कि कड़े सवाल पूछने के लिए अकाली दल के सबसे ज्यादा कड़े सवाल पूछने वालों में से एक नेताओं में से एक विक्रम सिंह मजीठिया है। तो ये देखना होगा क्या उन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं आती। ठीक है, ये काफी अहम होगा राहत मिलती है नहीं, लेकिन राहत मिलने और ना मिलने के कितने कितने चांसेस आप मानते हैं अमित? देखिए कई फैक्टर्स कंसिडर होंगे। अब ये अगर हम देखें कि जज को हर एक फैक्टर जज कंसिडर करेंगे, तो देखिए आपकी तरफ से हम कंसिडर करें तो जज की तरफ से पहले भी बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी और उनको रिजेक्ट किया गया था। उसको लेकर अगर हम कहें कि आज फिर से सुनवाई होगी, देखिए ये मामला बार बार टेक ओवर, फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे, क्या सबूत जो सैटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, क्योंकि अकाली दल शुरू से ये कहता रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। एज सच कोई भी प्रूफ और हम कहें कोई भी फैक्टर्स नहीं है जो विक्रम सिंह मजीठिया को इस केस से जोड़ते हैं। बकायदा बार बार ये चीज कहा जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में असर डालने के लिए और विक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट करने के लिए ये जबरदस्ती करके इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं। पर अब सवाल ये है कि कोर्ट के अंदर एसआईटी की तरफ से कौन से सबूत पेश किए जाते हैं, या फिर ये चीज कंसिडर की जाएगी कि क्या विक्रम सिंह मजीठिया के बाहर आने से, जी देखिए ये फैक्टर कंसिडर किया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि अगर विक्रम सिंह मजीठिया कोर्ट से बाहर है या उनको बेल मिलती है तो क्या वो केस की सुनवाई में या फिर केस की कार्रवाई में किसी तरह का इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, उन सभी फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि एज उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए वो झूठे हैं, या फिर हम कहें सीधे तौर पे कहें कि इल्जाम जो उन पे लगाए वो बेबुनियाद लग रहे हैं या उनके लिए
पुख्ता सबूत नहीं है तो उनको राहत भी दी जा सकती है। पर अगर सबूत ठोस सबूत दिए गए तो उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज भी की जा सकती है। दोनों फैक्टर्स हैं और अब दोनों की चांसेस 50-50 नजर आ रहे हैं। जी क्या अभी तक कोई ऐसे पुख्ता सबूत उनके खिलाफ है प्रशासन के पास जिसके उनकी जो जमानत है वो खारिज हो सकती है? देखिए सच अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए या फिर हम कहें कि अब तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। जितने भी अगर हम कहें कि हार्ड फैक्ट्स हैं वो सीधे तौर पे वकीलों के द्वारा प्रेजेंट किए जाएंगे कोर्ट में, पर अभी तक सच कोई सामने नहीं आया है कि क्या कोई हार्ड फैक्ट पुलिस के पास आए जो एग्जैक्टली अगर हम कहेंगे सारी ब्लेम विक्रम सिंह मजीठिया पे पिन करता है या उनको ड्रग से जोड़ता हुआ नजर आता है। तो ये कई फैक्टर्स है। एक जो बार बार हम ये चीज आ रही है, जिस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि विक्रम सिंह मजीठिया द्वारा एक पार्टी दी गई थी जिसमें बाहर से भी हम कहेंगे इंडिया के बाहर से भी लोग आए थे, उस चीज से इसे काफी ज्यादा कनेक्ट किया जा रहा है। उसको लेके भी कई सवाल उनसे पूछे गए थे, कौन कौन आया था, पार्टी में खर्चा किसने किया था, उन सभी फैक्टर्स को लीड इन किया जाएगा और अगर उनसे कोई मेजर सुराग लगता है तो शायद उसका इस्तेमाल एसआईटी कर सकती है। पर अभी तक एज सच कोई सबूत या फिर हम कहेंगे कोई ठोस प्रूफ जो विक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग मामले से जोड़ता हुआ नजर आ रहा है वो एज सच पब्लिक डोमेन में नहीं आया है अब तक। आज 11 बजे सुनवाई होनी है उनकी जमानत याचिका पर। क्या लगता है अमित कि ये जो याचिका है क्या मोहाली हाई कोर्ट का फैसला क्या हो सकता है? देखिए ये अब कोर्ट का डिसीजन होगा। हम तो हमारी तरफ से जैसे ओपिनियन आ रहे हैं कि 50-50 चांसेस हर एक फैक्टर के हैं। तो विक्रम सिंह मजीठिया की पहली बेल एप्लीकेशन यहीं से खारिज हुई थी तो अभी भी एक चांसेस लगे थे। मोहाली कोर्ट में ये बेल एप्लीकेशन लगी थी और यही इन्हीं कोर्ट में खारिज की गई थी। तो एक चांस ये भी है कि फिर से बेल एप्लीकेशन खारिज हो और उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जाना पड़े बेल लेने के लिए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि पहले भी यहाँ पे बेल खारिज हो चुके हैं। पर अब ये देखना होगा क्या जज नए फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे या नहीं। तो देखिए उनकी तरफ से पहले रिजेक्ट की जा चुकी है बेल एप्लीकेशन, पर अब अंडर अरेस्ट हो चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, जेल अगर जुडिशियल कस्टडी में भेजे जा चुके हैं। तो अब उसके उन सभी प्रोसेस के तहत अब उनको बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लीगल तरीके से उन्होंने अप्लाई कर भी दिया है। तो ये देखना होगा कि जज का रुख क्या रहने वाला है। क्या जज को लगता है कि उनको जेल में रखने की जरूरत है ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर ना करे या फिर उनको बेल दी जा सकती है। तो ये काफी कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जा रहे हैं। पर अगर हम कंसिडर करते हैं तब उनकी बेल एप्लीकेशन मोहाली कोर्ट से खारिज की गई थी तो एक फैक्टर ये भी है शायद फिर से वो बेल एप्लीकेशन खारिज की जाए। ये राजनीति से प्रेरित पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी अभी जिक्र किया कि राजनीति से प्रेरित ये मामला है और आरोप जो है वो सही नहीं है। इस तरीके के आरोप अकाली दल की तरफ से लगे हैं। लेकिन अगर ये मामला राजनीति से प्रेरित होता तो चुनावों के मद्देनजर देखिए जो मजीठिया हैं वो बाहर थे, पूरे तरीके से वोटिंग के समय भी वो बाहर थे। अगर किसी भी तरीके से ये पॉलिटिकल स्टंट होता तो स्थितियां कुछ और होती शायद। देखिए अगर हम इसे पॉलिटिकल एंगल से देखें तो इसका असर रहा। आप सीधे तौर पे देखिए जब विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर केस दर्ज हुआ, जब उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी तब इलेक्शन स्टार्ट होने वाले थे और सीधा असर उनके इलेक्शन से पड़ा। उनकी कैंपेनिंग काफी लिमिटेड रही। सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि जब उनके ऊपर केस दर्ज हुआ तो विक्रम सिंह मजीठिया कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड भी हुए थे। खैर वो जरूर बोलते हुए नजर आए कि वो अपने लोगों के बीच में थे पर पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर पाई क्योंकि पुलिस की तरफ से लगातार अलग अलग जगहों पे अगर हम कह सकते हैं कि छापेमारी भी की गई थी। अगर आप देखें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से जब उन्होंने उनको वहां से बेल मिली थी उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ही उनकी बेल एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया था या उनकी बेल के लिए उनको एक तरह से हम कह सकते हैं बड़ा झटका मिला था। तब उसी दिन क्योंकि उसी दिन अगर हम कह सकते हैं कि उनके घर पे दोबारा से पुलिस ने रेड की थी उनको अरेस्ट करने के लिए। पर हम कहें कि हाईकोर्ट की तरफ से नए ऑर्डर्स आए थे कि आप अगले 3 दिन के अंदर अपनी केस की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां और तब तक 3 दिन की आपको राहत दी जा रही है। वो 3 दिन के अंदर तब अगर आप देखिए रिटर्न ऑर्डर्स की वेट नहीं की गई थी और पंजाब पुलिस की तरफ से तुरंत एक्शन ले लिया गया था उनकी तरफ उनके घर में रेड मारी गई थी पकड़ने के लिए। खैर बाद में ऑफकोर्स विक्रम सिंह मजीठिया उनके हाथ नहीं आए थे पर उनको जब राहत के ऑर्डर्स आए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर आए तो उसमें सीधे तौर पर नजर आ रहा था कि उनको 3 दिन की राहत दी गई जिसके बाद ऑफकोर्स वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने हर एक फैक्टर कंसिडर किया। उनके घर पे रेड हुई, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनके घर पे रेड हुई, वो शायद एक मेजर फैक्टर रहा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने चीज कंसिडर की कि काफी हद तक एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शन मोटिवेटेड लग रहा है। देखिए इलेक्शन से ठीक पहले उनके ऊपर अगर हम कहें मामला दर्ज होता है उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाती है तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने चीज कंसिडर की थी। अब यही बात है कि क्या मोहाली कोर्ट भी इन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा, क्या मोहाली कोर्ट के जज भी कंसिडर करेंगे
कि क्या ये सभी जो कार्रवाई की जा रही है पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी ताकि विक्रम सिंह मजीठिया की इमेज को हिट किया जा सके और उनको इलेक्शंस में कंटेस्ट ना करने, क्योंकि काफी हद तक पहले तो यही लग रहा था कि शायद विक्रम सिंह मजीठिया अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी ना फाइल कर सके क्योंकि उनको राहत नहीं मिल रही थी कोर्ट से। तो ये एक बहुत मेजर स्टेप हो सकता था कि अगर उनको राहत नहीं मिलती तो शायद इलेक्शन ही ना लड़ पाते, पर ऑफ कोर्स उन्हें राहत मिल गई जिसके उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए थे। तो ऑल ओवर अभी तक जैसा सिनेरियो प्रेजेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लग रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। खैर ऑफ कोर्स ये सिर्फ एक ओपिनियन है जो सामने आ रहा है। ऑफ कोर्स पुलिस अपनी एसआईटी अपनी छानबीन करेगी और एसआईटी के बाद अगर पुख्ता सबूत है तो ओपिनियन से हट के अगर हम कहें तौर पे कोर्ट सबूतों पे जाता है और सबूत अगर ठोस है तो विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर बनती हुई कार्रवाई की जाएगी। अमित, ड्रग्स का ये पूरा मामला है जिसको लेकर मजीठिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ड्रग्स को पंजाब में जिस तरीके से हम देखें तो पूरे तरीके से पंजाब में ड्रग्स का कारोबार कैसे फला फूला, ये तमाम चीजें किसी से छिपी नहीं है और अब जो युवा यहाँ के हैं वो लगातार ड्रग्स के चपेट में भी आते जा रहे हैं। अब अगर नेता और विधायक इस तरीके के होंगे, वरिष्ठ नेता जबकि इस तरीके से अगर ये आरोप सच होंगे उन पर, तो बहुत बड़ी बात ये हो सकती है शिरोमणि अकाली दल के लिए। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कि शुरू से ही ऑपोजिशन विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब में ड्रग्स के लिए जिम्मेदार बोलता आ रहा है। शुरू से ही अगर हम बोल रहे हैं कि एक अकाली दल की इमेज पे जो मेजर हिट है बार बार विक्रम सिंह मजीठिया और ड्रग्स को जोड़ के दिया जा रहा है। अगर ये सबूत अगर हम कहते हैं कि ये मामला साबित होता है तो अकाली दल की इमेज को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पंजाब में जो सबसे बड़ा अगर हम कहें माफिया है तो ड्रग्स का माफिया और किसी भी पॉलिटिशियन का उनसे कनेक्शन जोड़ना उनकी इमेज परमानेंटली डैमेज कर देगा। और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी इमेज क्लीन हो, वो जितना हो सके ड्रग्स के मामले से दूर रहता है। और ऐसे में अगर हम कहें कि ऑपोजिशन की अगर हम कहें इस बार कांग्रेस, आम आदमी हो चाहे कांग्रेस हो, हर एक की तरफ से विक्रम सिंह मजीठिया के ऊपर ड्रग्स से रिलेटेड इल्जाम लगाए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि अब कार्रवाई भी की जा रही है, इल्जाम भी बहुत बड़े लगे हैं। तो अब ये देखना होगा कि कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। कोर्ट ऑफ कोर्स अभी तो सिर्फ बेल का डिसीजन लेगा, पर जो कार्रवाई पूरी होगी तो कार्रवाई में क्या सामने आता है, क्या ये भी सिर्फ एक कार्रवाई रह जाएगी और इसका कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये चीज कही जा अकाली दल की तरफ से चीज कही जा रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअली पॉलिटिकली मोटिवेटेड या फिर ये जो तथ्य है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं जिसके चलते कार्रवाई की जा रही है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, जिनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, फिलहाल उन्होंने आत्मसमर्पण एडिशनल सेशन जज एसके सिंगला की कोर्ट में किया। आत्मसमर्पण उन्होंने किया और आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। सुबह 11 बजे मोहाली कोर्ट में ये सुनवाई होगी और आपको ये भी बता दें कि 8 मार्च तक उनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। न्यायिक हिरासत के आदेश दिए गए हैं और आज देखना होगा कि उनको क्या जमानत याचिका पर जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या राहत मजीठिया को मिलती है या नहीं। बुलेटिन में यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। This program is co-sponsored by रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। भाजपा का संकल्प है स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1 करोड़ महिलाओं को 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड। 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए
नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। क्योंकि सिर्फ सच्ची सहेली में है 67 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो मुश्किल दिनों की सभी तकलीफों को अंदर से ठीक करने में मदद करे। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। मुंबई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के नेतृत्व में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाविकास आघाड़ी सरकार के 12 और मंत्रियों को जेल जाने की बात कहकर महाराष्ट्र के राजनीति में और तूफान ला दिया है। जिस तरीके से महाराष्ट्र परिवहन मंत्री अनिल परब सहित 12 लोगों का नाम गिना रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता ताली बजाते हुए नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी मलिक के इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसे लेकर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कई जगह पर बीजेपी नेताओं द्वारा जमकर नारेबाजी और इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं ने महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर हुई आनन फानन की कार्रवाई को लेकर तीव्र विरोध करते हुए महात्मा गांधी के पुतले के नीचे धरना प्रदर्शन किया। हालांकि शिवसेना इस विरोध प्रदर्शन में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन संजय राउत के सुर की बात करें तो कोई कमी नहीं देखी जा रही है। अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले सांसद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत इन दिनों हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, लेकिन फिलहाल अपने बयानों से वो ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि उनका नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद से लगातार नवाब मलिक की गिरफ्तारी होने के बाद सियासी संग्राम लगातार जारी है महाराष्ट्र में। मुंबई में जिस तरीके से तमाम चीजें जारी है, उसको लेकर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ मौजूद है। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से तमाम स्थितियां बनती नजर आ रही है, बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन करती नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि नवाब मलिक के गिरफ्तारी के बाद बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ कह सकते हैं कि आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार तत्काल जो है नवाब मलिक का इस्तीफा ले। लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में मुख्य भूमिका में अगर शिवसेना की बात करें तो संजय राउत ने ट्वीट के जरिए कहा है कि नवाब मलिक को लड़ाई लड़नी चाहिए और अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जबकि बीजेपी के नेताओं की बात करें, चाहे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो या फिर कह सकते हैं कि विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की बात करें। उनका कहना है कि अगर इस्तीफा देंगे उसके बाद ही इस मामले की जो जांच चल रही है वो सही तरीके से हो सकती है। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना की माने तो उनका कहना है कि संजय राउत ने जो इस्तीफा न देने की बात कही है उससे लोग सहमत है और नवाब मलिक को गलत तरीके से आनन फानन में गिरफ्तार किया गया है। मुस्कान, अहम बात यह है कि देखिए शिवसेना इसमें जो प्रदर्शन हो रहा है महाविकास आघाड़ी सरकार के जो गठबंधन दल है उनके द्वारा, लेकिन शिवसेना इसमें दिखाई नहीं दे रही है प्रदर्शन में, उसका क्या कारण माना जाए? देखिए मुस्कान, ये तो कह पाना काफी मुश्किल होगा कि इस विरोध प्रदर्शन में शिवसेना के जो मंत्री थे या नेता थे वो पूरी तरह से नदारद थे। जिस तरीके से महात्मा गांधी एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री से दिग्गज नेता अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, उन जगहों से शिवसेना लापता थी। कहा जा रहा है कि संजय राउत सहित शिवसेना के दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में मजी राजनीति पे जो घमासान चला है उस पर शिवसेना की तरफ से संजय राउत कोई बयान देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। मुस्कान,
बयान देने में कमियां नहीं है, लेकिन अगर साथ देने की बात हो तो महाविकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी है। अब एनसीपी की ओर से मंत्री है नवाब मलिक, लेकिन कहीं भी शिवसेना प्रदर्शन में नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस उनके साथ नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है इसको लेकर भी बीजेपी और विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को हवा दे सकता है और महाविकास आघाड़ी सरकार में जो उनके बीच अनसुनी है या फिर यूं कहीं की अनकही बातें चल रही है वो बातें सामने आ सकती हैं। मुस्कान, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार जब से बनी है तब से एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के बीच भले ही कहा जा रहा हो कि सारी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन समय समय से जो आपसी कलह है इन लोगों के बीच की वो देखने के लिए मिलती है। हालांकि कल जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार सिल्वर ओके पर मीटिंग कर रहे थे, उस दरमियान वहां पर एनसीपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने जो एकजुटता दिखाई है, ऐसे में शिवसेना के जो नेता थे वहां नहीं थे। संजय राउत के अगर ट्वीट की बात करें या मुस्कान मुख्य पत्र सामना की बात करें, वो लगातार केंद्रीय एजेंसियां सहित केंद्र सरकार और महाराष्ट्र के बीजेपी नेताओं पर तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं सहयोगी पार्टियों के साथ खड़े होने की भी बात कह रहे हैं। मुस्कान, ठीक है, जिस तरीके से लगातार उनके साथ खड़े होने की बात हो रही है, हालांकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही है कि पूरे तरीके से उनका इस्तीफा लेना चाहिए, लेकिन शिवसेना और जो महाविकास आघाड़ी सरकार है वो इस्तीफा लेने को तैयार नहीं। देखिए, इस्तीफे की मांग उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही शुरू हो गई थी और कल मुंबई सहित कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जगह जगह बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, पदाधिकारी थे, वो अपने अपने इलाके में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं किरीट समैया ने जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ कह सकते हैं कि आंदोलन करते हुए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के 12 और मंत्रियों को जेल जाने की बात कही है, जिसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत काफी तूल पकड़ ली है। अगर यहाँ परब की बात करें, जो परिवहन मंत्री हैं उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जांच चल रही है। उनके बंगले और रिसोर्ट के ऊपर भी किरीट समैया ने कार्रवाई कराई है और जिस तरीके से 12 लोगों का नाम गिना रहे हैं, अगर ऐसे में कार्रवाई होती है और सही साबित होते हैं और 12 मंत्रियों के साथ अगर इस तरीके की सारी चीजें सामने आती है तो एक बार महाविकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से डगमगा जाएगी। जी ठीक है मुरारे, जिस तरीके से मंत्री नवाब मलिक हैं उनको अगर इस्तीफा लिया जाता है, क्योंकि जब समीर वानखेड़े का अगर मैं जिक्र करूं, उस समय से ये मामला शुरू हुआ था और लगातार उन पर आरोप लग रहे थे। और बात ये भी है कि उस समय बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री की उनकी वाइफ पर भी आरोप लगे थे कि वो उनका भी अंडरवर्ल्ड से संबंध है, इस तरीके की बातें सामने आई थी। तो इस वजह से ही अब बीजेपी पर एक बार फिर से आरोप लगने शुरू हुए हैं कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तमाम जो एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आनन फानन में नवाब मलिक को सीधे गिरफ्तार किया गया। जी मुस्कान, अगर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयानों पर नजर डालें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह जो सरकार है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले भी अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड कई लोगों के ऊपर आरोप लगे, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई न हुई। समीर वानखेड़े सहित सुशांत सिंह प्रकरण से लेकर तमाम मामलों में जो नवाब मलिक ने सच बोला है, उस सच का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके के बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार के थे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गिरफ्तारी, इस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय एजेंसियों सहित केंद्रीय सरकार बल पर किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और मंत्री बयानबाजी दे रहे हैं। जी लगातार नेता मंत्री बयानबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन आरोप बीजेपी पर भी लगते आ रहे हैं और आप आरोप शिवसेना पर भी लगते नजर आ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार पर भी। फिलहाल बीजेपी जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है उसकी क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि इस मामले में नवाब मलिक का इस्तीफा अगर लिया जाता है तो इस्तीफे के बाद ही इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है, इस पूरे मामले में जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और जो हवाला के पैसे थे, कह सकते हैं कि 4 से 5 ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर के ईडी लगातार इन पर नकेल कस रही है। और सुनवाई के दरमियान भी वो तमाम दलीलों के बावजूद भी 3 मार्च तक जो है नवाब मलिक को ईडी की कस्टडी में भेजा
गया तो कहीं ना कहीं कई ऐसे सबूत, कई ऐसे दस्तावेज, कई ऐसे प्रमाण ईडी के पास होंगे जिसके आधार पर एक कार्रवाई कर रही है। बहरहाल 3 तारीख तक वो ईडी की कस्टडी में है। देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में इकबाल कासकर, अंडरवर्ल्ड डॉन भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का भाई और इनका आमना सामना होता है, क्या हसीना पारकर के करीबियों का और नवाब मलिक का आमना सामना होता है और इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, यह मुस्कान इंतजार करना होगा। बिल्कुल इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल नवाब मलिक से जिस तरीके से पूछताछ भी जारी है, उसमें क्या कुछ अहम खुलासे हुए, अभी तक कोई बात सामने आई हो? मुस्कान देखिए, जो सूत्र हमारे हैं नेटवर्क, उनका साफ तौर पर कहना है कि ईडी के अधिकारियों का कहना है कि जांच में नवाब मलिक सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं नवाब मलिक ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर हर बयान पर अपने साथ वकील रखने की मांग की थी और साथ ही साथ करके जता दिया है। अब ऐसे में नवाब मलिक से जब पूछताछ होगी तो देखना होगा कि उनके साथ उनके और कौन लोग होते हैं और क्या कुछ बातें सामने कर आ पाती है। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।